हूँ कि देश में 1 जनवरी नई साल के दिन क्या क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना थी वो चल गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना चालू हो गई है आज, मतलब 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार ने आज 1 जनवरी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। क्या? ONOS योजना की शुरुआत की है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, ONOS योजना। ठीक है दोस्तों, ONOS का मकसद क्या है? मकसद हायर स्टडीज के स्टूडेंट है, हायर जो स्टडीज स्टूडेंट है उनके लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जनरल तक पहुंच आसान बनाना है। ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है और इसका मकसद यही है, हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नलिस्ट तक पहुंच इसकी आसान करना है। आगे चलते हैं। इससे स्टूडेंट और रिसर्च एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ONOS का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ONOS किसके तहत आता है? ये UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ONOS योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ONOS के लिए कितना बजट की प्रावधान की गई है? 6,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ के बजट की योजना प्रावधान की गई है। यह योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज पर आधारित 13,400 से ज़्यादा जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मौसम आधारित फसल बीमा योजना को, कौन सी फसल, दोनों ही फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना और मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है, दोनों प्रकार की योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, तीनों आपको दिख रहे हैं सामने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। साथ ही कैबिनेट ने DAP खाद की जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। और जो खाद है उसको कितने का, 1350 रुपये का कट्टा देने की बात हुई है। एक DAP खाद की बोरी, मतलब 1350 रुपये पर बोरी या कट्टा। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिए हैं। कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार के लिए देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया गया है। 9 राज्य विड्स को लागू करने की प्रक्रिया में है। इसमें केरल, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तराखंड और राजस्थान भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य विड्स को लागू करने की प्रक्रिया में है। विड्स को कितने राज्य लागू करेंगे? विड्स को कितने राज्य? 9 राज्य लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है कि स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो चुका है। ठीक है ना, इसके लिए अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि इसके लिए स्विट्जरलैंड में 2021 में जनमत संग्रह करवाया गया था और उसमें 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट किया था। कितना वोट दिया था? 51.21% नागरिकों ने पक्ष में वोट किया था बुर्के को बंद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
इस कानून का उल्लंघन करने पर, इस कानून बुर्का बैन है स्विट्जरलैंड में, इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रुपयों में कितना? 96,000। और वहाँ की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक, उसमें 1000 तक का जुर्माना लगाया गया है। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान, अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा नहीं ढक सकेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रजत वर्मा, जो रजत वर्मा जी है, जो बीडीएस बैंक के सीईओ बनेंगे। क्या बनेंगे? बीडीएस बैंक के सीईओ बनेंगे। तो रजत वर्मा जी को बीडीएस बैंक इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ नियुक्त किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीएस बैंक का रजत वर्मा जी को किया गया है। आरबीआई ने इसकी मंजूरी 31 दिसंबर को दे दी गई है, इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। आगे है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 2025 से 2026 जनवरी की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी काम के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट मिला है। काम के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट दिया गया 2025 से जनवरी 2026 के बीच में सेल इंडिया को। किसको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को। 30 दिसंबर को प्रेस रिलीज करके इसकी इन्होंने क्या दी थी? जानकारी दी थी। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसमें पहले वैकेंसी भी खूब आती थी, अब नहीं आ रही प्रेजेंट में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को 2025 से, कब से कब तक? 2025 से जनवरी 2026 तक, 2025 से 2026 जनवरी तक के लिए ग्रेट प्लेस वर्क यानी काम करने का उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, इसमें है सेल लगातार दूसरी बार ये सर्टिफिकेट मिला है। सेल को लगातार दूसरी बार ये सर्टिफिकेट मिला है। इससे पहले 2023 से 2024 दिसंबर की अवधि के लिए सर्टिफिकेट मिला था। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्मचारियों के एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करके ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट देती है। ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट सेल को मिला है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच में मिला है। एक बार पहले भी मिल चुका है, दूसरी बार इसको मिला है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्मचारियों के एक्सपीरियंस के आधार पर मूल्यांकन करके ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट देता है। आगे चलते हैं। आज से लागू होगा इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल। आज से इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2025 से। कई ट्रेनों की टाइमिंग बदलाव किया गया है, साथ ही कई ट्रेनों के नंबर्स भी बदले गए हैं। नंबर्स भी और टाइमिंग में भी चेंजिंग की गई है। यह टैग का 44वां एडिशन है। टैग का क्या है? टैग ट्रेस एट ए ग्लास, ट्रेस एट ए ग्लास, ट्रेस एट ए ग्लास। इसका कौन सा एडिशन है? 44वां एडिशन है और इसको आज किया गया है। साल 2025 में नमो भारत रैपिड रेल यानी वंदे मेट्रो और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। 2025 के अंदर नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। 2024 में 64 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई थी और 26 दिसंबर तक भारतीय रेल नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही है। ठीक है ना, इसके अलावा 2025 में रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को से लैस करने की कोशिश की जाएगी। किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की कोशिश 2025 में की जाएगी। आगे चलते हैं। मणिपुर सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को 50,000 रुपये तक का कर्ज देगी। मणिपुर की सरकार उद्यमिता सहायता योजना CMESS उद्यमिता सहायता योजना के तहत जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराएगी। भाई, उनको सहायता करने की बजाय अभी भी ऋण ही दे रहे हैं। ये मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसकी घोषणा की है। CMESS क्या है? मुख्यमंत्री CM उद्यमिता
सरकार ने उद्यमिता सहायता योजना जो लॉन्च की है, सीएम उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 विस्थापित लोगों को समर्थन देने के लिए ऋण दिए गए हैं। 7 ऐसे स्टार्टअप की पहचान की गई है जो 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक परिवार एक आजीविका योजना के तहत 5,000 लाभार्थियों को 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। 7 स्टार्टअप की पहचान की गई है जो 432 विस्थापितों को क्या देगा, रोजगार देने के लिए तैयार है। एक परिवार एक आजीविका के तहत योजना के तहत 5,000 लाभार्थियों को 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण देगा। भाई अब कर रहे हैं ये, जबकि नहीं आए थे। आगे है कि पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार जीत ली है क्या, संतोष ट्रॉफी। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर को 33वीं बार घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे, फुटबॉल से संबंधित है। फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल और केरल के बीच में हुआ था जो 1-0 से केरल को हरा दिया, ठीक है ना। यानी कि संतोष ट्रॉफी 33वीं बार जीत ली किसने, पश्चिम बंगाल में जीत ली, घरेलू मैदान में हुई थी ये। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, 12 गोल किए इसने हांसदा इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले हैं। और टूर्नामेंट का फाइनल मैच हैदराबाद के गच्चीबावली स्टेडियम में खेला गया, गच्चीबावली स्टेडियम में खेला गया था। 33वीं संतोष ट्रॉफी 33वीं बार संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीत ली है, संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। गच्चीवाली स्टेडियम कहाँ, हैदराबाद में हुआ था फाइनल मैच। आगे चलते हैं, 1 जनवरी का जो इतिहास देख लेते हैं। 1 जनवरी का इतिहास है दोस्तों, 2001 यानी कि 1 जनवरी 2001 में कलकत्ता का आधिकारिक नाम कोलकाता हुआ था। कलकत्ता का आधिकारिक नाम क्या हुआ था, कोलकाता, 1 जनवरी 2001 में। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है ना, अस्तित्व में आया था। जिनेवा में क्या है इसका, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। 1971 में देश में टीवी और रेडियो पर सिगरेट के विज्ञापनों दिखाने पर बैन लगाया गया था। 1971 1 जनवरी 1971 में देश के टीवी रेडियो पर सिगरेट का विज्ञापन दिखाने पर बैन लगा दिया गया था। 1 जनवरी 1950 में मशहूर उर्दू कवि शायद गीतकार राहत इंदौरी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु भी हो गई है अभी कुछ दिन पहले। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम को मान्यता दी थी। 1 जनवरी 1906 में अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम को क्या दी थी, मान्यता दी थी। 1862 1 जनवरी 1862 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा को देश में लागू किया गया था। 1 जनवरी 1862 को IPC की जो धाराएं हैं उनको देश में लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कल के बारे में भी और थोड़ी सी, कल मतलब 31 दिसंबर का भी को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो 2025 में होंगे उसके बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन क्या हो गया, लॉन्च कर दिया। इसरो ने 30 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेस डेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया, ठीक है ना। और किसके तहत किया है, PSLV C-16 रॉकेट से 2 स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं, ठीक है। इसरो कहाँ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। एस सोमनाथ जी इसके चीफ है भी प्रेजेंट में, कौन, एस सोमनाथ जी इसके चीफ है प्रेजेंट में, और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं 2 स्पेस क्राफ्टों को कनेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद में स्पेस क्राफ्ट करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफ़र करेंगे। ये रफ्तार कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की रफ्तार से 36 गुना और बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेसडेक्स लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा देश बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा।
मिशन की कामयाबी पर भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है। स्पेस डॉक्स जो मिशन ये छोड़ा गया है, इसकी कामयाबी हुई तो चंद्रयान मिशन इसी पर निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 किसके लिए काम करेगा? चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। एक उम्मीद है यदि ये सफल रहा तो, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। विपुल कुमार जी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, ठीक है, डीजी बन गए सीआरपीएफ के डीजी। कौन है? विपुल कुमार जी सीआरपीएफ के डीजी बने हैं। विपुल कुमार जी सीआरपीएफ के क्या बन गए? डीजी महानिदेशक बन गए। आगे चलते हैं। एयरलाइंस को विदेशी यात्रियों का डेटा कस्टम विभाग को देना अनिवार्य कर दिया है। एयरलाइंस जो अपनी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया है, ये है विस्तारा है, ये सब क्या करेगी? अब विदेशी यात्री होंगे उसके डेटा को कस्टम विभाग को देना अनिवार्य कर दिया है। एयरलाइंस कंपनियों को 1 अप्रैल 2025 से, कब से? 1 अप्रैल 2025 से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का डेटा कस्टम विभाग को देना होगा, ठीक है ना। और ये क्यों लिया गया निर्णय? विदेशी यात्रियों की आवाजाही पर सख्ती और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय कस्टम विभाग ने 30 दिसंबर को नया नियम लागू करने की ये घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आगे चलते हैं। यह नियम भारतीय कस्टम विभाग के एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत लागू किया गया है। इसका मकसद क्या है? विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की पहले से पहचान करना और किसी भी तरह की सुरक्षा खतरे को कम करना है। इसके तहत एयरलाइंस को भारत से जाने और आने से 24 घंटे पहले यात्रियों का नाम, पासवर्ड नंबर, ट्रैवल रूट, टिकट की जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी भारतीय कस्टम विभाग को भेजनी होगी। नियम न मानने पर जुर्माना हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक उड़ान से 24 घंटे पहले यात्रियों के मोबाइल नंबर और पैसे का भुगतान करने का तरीका भी जानकारी देनी होगी। आगे चलते हैं। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश का पहला ग्लास ब्रिज बना दिया गया है। देश का पहला ग्लास ब्रिज बना दिया है। कहाँ बना दिया? कन्याकुमारी में बना दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन ने 30 दिसंबर को कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन भी कर दिया है। ये ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। और ये ग्लास ब्रिज किससे क्या जोड़ता है? टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। विवेकानंद जी दिख रहे हैं ना आपको, और तिरुवल्लुर दिख रहा है, ये विवेकानंद जी है। तो विवेकानंद जी से 133 कितने दूरी का बनाया गया है? ये 133 का बनाया गया, 133 मीटर का 133 इसकी ये लंबाई है, ठीक है ना। तो इससे दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। अब टूरिस्ट कन्याकुमारी 133 फीट ऊंची जो तिरुवल्लुर की प्रतिमा है वहां तक ये पहुंच सकते हैं। ओनली इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 77 मीटर की लंबाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने 37 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। धनुष के आकार के आर्च ग्लास ब्रिज को तट पर चलने वाली तेज हवा को झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 37 करोड़ का बजट आ गया। 133 फीट ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए जा सकता है। मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुर की प्रतिमा देखने जा सकते हैं। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है इसकी 77 मीटर और ब्रिथ चौड़ाई ब्रिथ चौड़ाई कितनी है इसकी? 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ाई, 77 मीटर लंबाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई है। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई है। भारत के 1983 वर्ल्ड कप के विजेता के विकेट कीपर सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च की है 75वें जन्मदिन पर। ठीक है ना, 75वें जन्मदिन पर खुद की इस ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च की है। ये क्या थे? 1983 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर थे। इनके द्वारा क्रिकेट करियर के बारे में बताया और इनके द्वारा पेंगुइन लंदन के पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है।
और इन्होंने क्या क्या कौन कौन सी, ये किरमानी के साथ देवाशीष सोनगुप्त और दशेक पाठक भी किताब के ऑथर है। विकेट कीपर किरमानी ने भारत के लिए 88 टेस्ट और 49 वनडे खेले थे। टेस्ट में इतने रन बनाए थे 2759 और वनडे में 373 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मिलेंगे कल, है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है दोस्तों।